जा रहे हैं। बट सेशन शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य बन जाए, परिवार के सदस्य बन जाएं, ताकि आने वाले जितने भी सेशन हैं उन सबको आप सबसे पहले देख सके। और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए कक्षा 11 जो है, कक्षा 11 के अंदर टोटल जो है वो 10 चैप्टर दिए गए हैं और इन 10 यूनिट में, इन 10 चैप्टर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और आप अपने सिलेबस से मैच कर लेना। हम सिलेबस के बाहर की एक भी वस्तु नहीं पढ़ने वाले हैं। देखिए पहला जो यूनिट है वो है मनोविज्ञान का परिचय, जो हमें पढ़ना ही है। दूसरे में है मनोविज्ञान की विधियां, जो हमें पढ़ना है। मानव व्यवहार का आधार, यहां पर थोड़ा सा कम डाटा आता है हमारा, लेकिन रीट में और रीट लेवल सेकंड में तो नहीं आता है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसका कुछ अंश जो महत्वपूर्ण होगा वो हम निकाल के आपके सामने रखेंगे। ठीक है, इसके बाद मानव विकास हमारे सिलेबस का पार्ट है। इसके बाद संवेदना, प्रत्यक्षीकरण और अवधान, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। अधिगम भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। स्मृति और विस्मरण भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। चिंतन हमारे सिलेबस का पार्ट है, बट भाषा नहीं है, इसलिए भाषा को छोड़ देंगे। अभिप्रेरणा हमारे सिलेबस का पार्ट है और संवेग हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो इस पूरे मनोविज्ञान में मात्र एक टॉपिक ऐसा है जो हमारे सिलेबस में डायरेक्टली है नहीं, वो है भाषा। तो इस भाषा को हम जो है छोड़ देंगे और बाकी पूरा मनोविज्ञान और इस चैप्टर के कुछ अंश हमें पढ़ने हैं, वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अगले टारगेट है कि आज 13 फरवरी हुआ है, तो लगभग जो है वो इसी महीने के एंड तक इस सेशन को कंप्लीट कर दें, यानी कक्षा 11 को हम कंप्लीट कर दें। फिरोज मोहम्मद जी कैसे हैं आप? रितेश जी स्वागत, हर्षिता जी स्वागत, सरोज जी, वीर राजपूत जी, नारायण जी, खुशबू जी कैसे हैं? प्रकाश चंद जी स्वागत आपका। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहला इकाई है मनोविज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र। आइए चर्चा करते हैं मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में। बहुत सारी बुक में आपने ये चीजें पढ़ रखी है, बहुत सारी बुक में आपने मनोविज्ञान पढ़ा है। इससे पहले वाला एक हमारा पूरा मनोविज्ञान का पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर भी मैंने पढ़ा है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पढ़ने का मजा और होता है, थोड़ा सा अलग इंटरेस्ट आता है इसमें बहुत ज्यादा डिटेल चीजों को कॉन्सेप्ट के रूप में समझाया जाता है। और यहां से पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता है कि मनोविज्ञान में हम कोई क्वेश्चन गलत करेंगे। कम से कम 30 में से 25-26 प्लस क्वेश्चन हम आसानी से सही कर पाएंगे। तो चलिए देखिए, मनोविज्ञान की परिभाषा और लक्ष्यों की बात करते हैं कि मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या है। इनकी अगर हम चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, तो देखिए मनोविज्ञान के बारे में आप सब जानते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो, इसका इंग्लिश में इसको साइकोलॉजी कहते हैं। और साइकोलॉजी जो है वो साइकी प्लस लोगोस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ग्रीक भाषा का शब्द है साइकोलॉजी, जो कि साइकी और लोगोस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और हम ये भी जानते हैं कि साइकी का अर्थ होता है आत्मा। साइकी का जो अर्थ होता है आत्मा होता है, और जबकि लोगोस जो है शब्द, इसका जो अर्थ होता है वो होता है विवेचना या अध्ययन। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान में आत्मा का विवेचन किया जाता है, मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन किया जाता है, मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ सोल, अर्थात आत्मा का अध्ययन। ग्रीक दार्शनिक हुए हैं अरस्तु, इन्होंने ही सबसे पहले जो है वो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है, अरस्तु और एक इनके साथ है प्लेटो। अरस्तु और प्लेटो ने सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। आपके सामने मोस्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा, किसने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है?
किसने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है? तो आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? अरस्तु और प्लेटो ने कहा है। 17वीं शताब्दी के अंदर दार्शनिक हुए लिविनिज ने जो है वो क्या कहा? और इसके अलावा लोक, लिविजिन एंड लोक ने कहा कि साइकी जो शब्द है वो साइकी जो शब्द है इसका सबसे उपयुक्त जो अर्थ होता है साइकी शब्द का, देखो साइकी जो शब्द है इसका अर्थ समय के साथ और मनोवैज्ञानिकों के साथ बदलता रहा। अरस्तु ने तो इसको आत्मा का विज्ञान कहा, बट इसके बाद लिविनिज एंड लोक ने इसे जो है वो साइकी जो शब्द है इसका अर्थ जो है वो मन माना, लिविनिज एंड लोक ने। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने साइकी शब्द का अर्थ मन बताया है, या किसने साइकी शब्द का अर्थ जो है वो मन माना है? तो मन किसने कहा? मन का अर्थ क्या होता है? मन जो है वो मनोविज्ञान की भाषा में माइंड को कहा जाता है, मस्तिष्क को कहा जाता है। तो लिविजिन एंड लोक ने इसको मन कहा, और इस तरीके से मनोविज्ञान का अर्थ क्या हो गया? मन का अध्ययन, स्टडी ऑफ माइंड इसका जो है अर्थ हो जाता है। रीट कब होगी? तो रीट सोनिया मीना जी बहुत जल्द होगी, अभी थोड़ा सा धैर्य रखें। पहले ये जो रीट है इसका मामला सुलझेगा, फिर नया रीट का नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है? फिर आएगा। शिक्षा मंत्री को भी पता नहीं है कब होगी रीट। बिल्कुल, ये जो बात कही है महेश सोलंकी जी ने, ये बिल्कुल सत्य बात है। अभी शिक्षा मंत्री जी को भी पता नहीं है कि रीट की भर्ती कब होगी, तो मैं जो आपको बताने वाला कौन हूं। लेकिन ये मान के चलिए, जब ये जो मुद्दा चल रहा है रीट लेवल फर्स्ट का, जब ये सोल्व हो जाएगा, इसका समाधान हो जाएगा, या तो इसमें नियुक्ति मिल जाए या इसका जो है वो रद्द हो जाए, इसके बाद जो है वो रीट के बारे में चर्चा करेंगे। लगभग आधे साल बाद ही मान के चलो, आप जो डेट बताइए उस टाइम तो नहीं हो पाएगा। अब देखिए, अरस्तु ने तो यह कह दिया कि आत्मा का विज्ञान है, और लिविजिन ने कह दिया कि मन का विज्ञान है। लेकिन दोनों ही, अरस्तु और लिविजिन दोनों ही ये बात सिद्ध नहीं कर पाए, ये बात प्रूफ नहीं कर पाए, क्योंकि आत्मा और मन ये दोनों ही कुछ पद ऐसे थे जिनका स्वरूप अनऑब्जर्वेबल था, अर्थात जो अप्रेक्षणीय था, जिसका हम अध्ययन नहीं कर सकते, जिसका हम अवलोकन नहीं कर सकते, तथा ये अदर्शीय भी था। भाई आत्मा को हम देख नहीं सकते, और कहते हैं कि आत्मा को देख ले तो फिर बहुत ज्यादा डर भी लग सकता है। डर लगता है, आत्मा आ गई है ना, भूत, आत्मा, चुड़ैल, तो इसको तो हम देखना भी नहीं चाहेंगे ना। तो ये बात कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है, ये बात कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन है, इसको वो साबित नहीं कर पाए। अब साबित नहीं कर पाए तो इन दोनों तरह की परिभाषाओं को वैज्ञानिक अध्ययन के लिए स्वीकार्य नहीं माना गया। इसके बाद लोगों ने मनोविज्ञान को चेतना का या चेतन अनुभूति का अध्ययन कहा। आप सब जानते हैं कि विलियम वुंट और इनके शिष्य थे टिचेनर, इन दोनों ने मनोविज्ञान का अध्ययन किया और इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन है, अर्थात मानव की जो चेतन अवस्था है, मानव की चेतन अवस्था कौन सी है? जैसे मेरी चेतन अवस्था अभी जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, ये मेरी चेतन अवस्था है। आपकी जो अभी की करंट की अवस्था है वो चेतन अवस्था है। तो विलियम वुंट और इनके शिष्य ने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन है, चेतना का अध्ययन है, और इन्होंने काफी लंबे समय तक जो है इसी थ्योरी के ऊपर जो है वो अध्ययन करा। तो विलियम वुंट तथा उनके शिष्य थे टिचेनर, इस परिभाषा के प्रमुख समर्थक थे, परंतु इस परिभाषा को भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए स्वीकार्य नहीं किया गया, क्योंकि यह वैज्ञानिक ढंग से प्रेक्षणीय करने एवं समझने में कोई खास मदद नहीं मिलती थी। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो हम विलियम वुंट कर देते हैं, तो वो विलियम जेम्स है, याद रखना। विलियम वुंट तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है। किसके जनक है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फादर ऑफ
एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इनको जो है कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय में सन 1879 को जो है वो क्या किया था, पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया था। और ये क्वेश्चन बारंबार पूछा जाता रहा है कि पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया, पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बारंबार पूछा गया है। तो आप बता सकते हैं कि लिपजिंग विश्वविद्यालय के अंदर 1879 को पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया। और इसीलिए जो विलियम वुंट है वो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहलाए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाए। एक बार कमेंट करके बताएं, आप कमेंट करके बताएं कि समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको जी। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में परिभाषित जेबी वॉटसन ने किया। अब जो है वो अरस्तु के बाद कौन आए? अरस्तु के बाद देखो, अरस्तु ने कहा आत्मा का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है, अरस्तु ने कहा। इसके बाद जो है वो लिविंजिन ने जो है वो कहा कि ये जो है वो मन का विज्ञान है। इसके बाद विलियम वुंट ने कहा कि ये चेतना का विज्ञान है। इसके बाद जो है वो जेबी वॉटसन आते हैं और जेबी वॉटसन ने कहा, सर्वप्रथम कहा कि ये व्यवहार का अध्ययन है। तो क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले किसने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है? व्यवहार का अध्ययन है, ये सबसे पहले कहने वाले कौन थे? जेबी वॉटसन थे। जेबी वॉटसन ने सबसे पहले कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। मैं बेसिक जो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम। और ये मान के चलिए कि आरबीएससी पढ़ने के बाद आपके कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन गलत हो जाए समझने के कारण तो वो अलग बात है, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन गलत होने के जो चांस है वो बहुत कम है, बहुत कम है अगर अच्छे से समझ में आता है तो मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन या व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान के रूप में परिभाषित जेबी वॉटसन ने किया और सर्वप्रथम किया। व्यवहार को एक ठोस और प्रक्षेपणीय ऑब्जर्वेबल वस्तु के रूप में परिभाषित किया गया या पहलू के। देखिए, आप आत्मा को नहीं देख सकते, ना ही आप उसका निरीक्षण कर सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं आत्मा को। मन को भी हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, मन का अर्थ होता है मनोविज्ञान में माइंड, तो इसका भी हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं। अब चेतना जो है, चेतना का भी हाँ प्रयोगशाला में जाकर हम कुछ प्रयोग कर सकते हैं चेतना पर। जैसे चेतन अवस्था में प्रयोग किया जाए और हमारे सामने एक आर्टिफिशियल माहौल बनाकर और उसके आधार पर हमसे व्यवहार करवाया जाए। लेकिन चेतना का अध्ययन जो होता था वो चेतना का अध्ययन होने के कारण उसको ज़्यादा महत्व नहीं मिला, क्योंकि चेतन अवस्था जो है वो, चेतन अवस्था में व्यक्ति से जो अध्ययन करने से जो डाटा प्राप्त हो रहे थे वो इतने ज़्यादा विश्वसनीय वस्तुनिष्ठ नहीं थे। तो इसके बाद जेबी वॉटसन ने कहा कि अगर हम मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जैसे मेरा बिहेवियर कैसा है, आप सब लोग मेरे सेशन में लंबे समय से आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की मेरे साथ बात भी हो जाती है फ़ोन पर अपनी समस्याओं को लेकर। तो आपने लगभग पिछले 1 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये सब आपका ही परिवार है, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। तो मैं आपके व्यवहार को समझने लगा हूं, और चूंकि मैं आपको देख तो नहीं पाता लेकिन आप मुझे देख पाते हैं, तो आप मेरे व्यवहार को समझने लगे हैं। तो आप मेरे व्यवहार को समझकर, मेरे व्यवहार को ऑब्जर्व करके एक आइडिया लगा सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं, एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है या मेरा व्यवहार कैसा है। इसी प्रकार जेबी वॉटसन ने भी कहा कि हम बालक व्यक्ति का, मनुष्य का, पशु का, पक्षी का ऑब्जर्व कर कर, उसको देखकर, उसका निरीक्षण कर कर
उसका अवलोकन कर कर हम यह पता कर सकते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है और उसके व्यवहार को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन करें कि वह और ज्यादा अच्छा विकास कर सके। तो फाइनली जो है वो मनोविज्ञान को व्यवहार का मनोविज्ञान माना गया, जो प्रैक्टिकली सिद्ध भी होता था कि हाँ, अगर मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा तो ये हमारे लिए सकारात्मक हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिएगा एक सेंट्रोक नामक मनोवैज्ञानिक हुए 2000 में। सेंट्रोक ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार तो था ही पहले से, अब व्यवहार में मानसिक क्रिया को और जोड़ा। यानी सेंट्रोक ने मनोविज्ञान की परिभाषा को थोड़ा और परिवर्तित करते कहा कि हम इसमें व्यवहार का तो अध्ययन करते ही हैं, इसमें हम व्यवहार का अध्ययन तो करते ही हैं और साथ में इसमें मानसिक क्रियाओं का, मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं। तो मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक हुए बेरोन। बेरोन ने 2001 में कहा कि मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कौन सी होती है? बुद्धि से संबंधित प्रक्रियाएं, कल्पना से संबंधित प्रक्रियाएं और चिंतन से संबंधित जो प्रक्रियाएं होती है, जिसमें हम बुद्धि का यूज करते हैं, कल्पना का यूज करते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, वो सारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती है। तो बेरोन ने कहा कि मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। इसके बाद एक और मनोविज्ञानी हुए सिसरेली एंड मेयर क्या कहते हैं? सिसरेली एंड मेयर कहते हैं कि 2006 में इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। जो बात सेम टू सेम किसने कही थी? सेंट्रोक ने कही थी 2000 में। उसी बात को दोहराते हुए सिसरेली एंड मेयर 2006 में कहते हैं कि ये मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। तो ये कुछ मनोविज्ञान की बेसिक परिभाषाएं देखी, ये कुछ मनोविज्ञान की हमने बेसिक परिभाषाएं देखी है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। देखिए, सेकंड पेपर में मैथ साइंस से जो बच्चे फॉर्म भरते हैं उनका संयुक्त पेपर होता है। दो ही पेपर होते हैं हमारे यहाँ रीट का, एक तो एसएसटी का, एक मैथ साइंस का, दो ही सब्जेक्ट है। तो जो एसएसटी भरेंगे उनमें तो सारा एसएसटी का मैटर आएगा, और जो मैथ साइंस भरेंगे तो आपका मैथ साइंस संयुक्त आएगा, ना कि मैथ का अलग पेपर होगा और साइंस का अलग पेपर होगा। ऐसा नहीं होता है, दो ही पेपर होंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या आता है। मनोविज्ञान के मुख्य लक्ष्य क्या है? देखिए, मापन करना और वर्णन करना। व्यक्तित्व का या व्यक्ति का या मानव का या पशु का मापन करना कि ये कैसा है, कैसा इसका व्यवहार है, आज उसकी क्या स्थिति है, और फिर उसको वर्णन करना। दूसरा कार्य है पूर्व अनुमान और नियंत्रण करना। जैसे हम एक स्कूल में पढ़ाते हैं, मान लीजिए आप एक अध्यापक हैं, आप अध्यापक तो है ही हैं, आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आप चूंकि बच्चों को लगातार बच्चों का ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों को, तो आप किसी बच्चे का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कोई बच्चा हिंदी में बहुत अच्छा है, हिंदी साहित्य में बहुत अच्छा है, तो हम कह सकते हैं कि तुम बड़े होकर जो है वो क्या बनोगे, तुम आगे चलकर जो है वो साहित्यकार बनोगे, कवि बनोगे, लेखक बनोगे। इसी प्रकार अगर कोई बच्चा विज्ञान में बहुत अच्छा है तो हम कहेंगे कि आप साइंटिस्ट बन सकते हो,
मैथ में अच्छा है तो इंजीनियर बन सकते हो। तो मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके, मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, प्लस उसके व्यवहार पर नियंत्रण भी कर सकते हैं। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको सुधारा जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है उसके व्यवहार पर, बालक के व्यवहार पर नियंत्रण भी किया जा सकता है। और तीसरा, व्याख्या की जा सकती है, एक्सप्लेनेशन। अब देखिए मनोविज्ञान का इतिहास क्या है। वैसे तो हम इतिहास पढ़ चुके हैं कि ये साइकी और लोगोस से बना हुआ है, दो शब्दों से, जिसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। ठीक है, पढ़ चुके हैं वैसे तो हम। और सुक्रांत ग्रीक दार्शनिक थे, जैसे कि सुक्रांत हो गए, प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, हिप्पोक्रेटस आदि के अध्ययनों एवं विचारों से प्रारंभ होता है और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, विशेषकर 1878 तक जाता है। इस काल में हिप्पोक्रेटस ने 400 बीसी में जो शरीर गठन का प्रकार का सिद्धांत दिया था, जिसके प्रभाव के बाद में जो है वो सेल्डन ने जो है वो क्या दिया था, व्यक्तित्व के वर्गीकरण किए थे, जिसमें सोमोटाइप सिद्धांत दिया था इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण करते हुए। सबसे पहले शारीरिक आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था वो किसने किया था, हिप्पोक्रेटस ने किया था। इसके बाद अगर हम चर्चा हैं तो ग्रीक दार्शनिक जैसे कि आइंस्टाइन हुए हैं, थॉमस हुए हैं, और इनका विचार था कि मन तथा शरीर, बॉडी दो चीजें हैं, दोनों दो चीजें हैं और इन दोनों में किसी प्रकार का संबंध नहीं है। तो कैसा क्वेश्चन बन सकता है, अगर एग्जामिनर गहराई से क्वेश्चन बनाता है, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, गहराई से क्वेश्चन बना रहा है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए हैं, कौन से ऐसे दार्शनिक हुए जिन्होंने कहा कि मन और शरीर दो चीजें हैं, यानी मन और शरीर, मन और माइंड एंड बॉडी दो अलग अलग चीजें हैं तथा इनका आपस में संबंध नहीं है। परंतु इसके बाद देकार्ते, लिब्जिन और सिम्पनोजा हुए, इन्होंने बताया कि सचमुच में मन और शरीर दोनों एक ही है, एक दूसरे से संबंधित है। मन और शरीर, जैसे मन और बॉडी जो है, यानी माइंड एंड बॉडी जो है एक है और इनका आपस में बहुत बड़ा संबंध है। आप अपने दिमाग से सोचें, आप अपने हाथ को आदेश देंगे कि हिल, तो हाथ हिलेगा। आप अपनी अंगुलियों को आदेश देंगे तो अंगुलियां हिलेगी। बिना आपके मस्तिष्क के आदेश के हम नहीं कुछ कर सकते हैं। जैसे पलकें झपकना है, इन पे हमारा नियंत्रण नहीं है, सुनने पे हमारा नियंत्रण नहीं है, है ना। कुछ चीजें हैं जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं है। ऑलमोस्ट सारी बॉडी के हर पार्ट पर शरीर का नियंत्रण है। पूरे शरीर पर किसका नियंत्रण है, मस्तिष्क का नियंत्रण है। तो हम ये कह सकते हैं, ये बात सिद्ध हो जाती है कि हाँ, मस्तिष्क और शरीर यानी माइंड एंड बॉडी का आपस में गहरा संबंध है, गहरा संबंध है एक दूसरे के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रीक दार्शनिक जैसे देकार्ते का मत था कि प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही कुछ विशेष विचार या आइडिया होते हैं। किसने कहा कि जन्म से ही व्यक्ति के अंदर कुछ विशेषता होती है, कुछ विशेष विचार होते हैं? तो किसने कहा यह बात? ग्रीक दार्शनिक थे देकार्ते, इन्होंने ये बात कही थी। इसके बाद देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है एक और, लोग क्या कहते हैं। लोग का मत था कि व्यक्ति जन्म के समय टबूला रासा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए गाइड में भी आपको मिल जाता है, लेकिन इतना ज्यादा अच्छे तरीके से गाइड में नहीं मिलता है। क्या कहा है लोग जो है, इन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति जन्म के समय टबूला रासा, टेबुला रासा, टेबुला रासा होता है, अर्थात उसका मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है। तो दो बातें निकल के आती है, एक और दो, दोनों बातों में देखिए क्या अंतर है। जो ग्रीक दार्शनिक है, जो देकार्ते हैं, देकार्ते तो ये कहते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई परेशान मत होना, है ना। देकार्ते क्या कहते हैं, पहली ही क्लास है, पहला ही चैप्टर है, पहली क्लास पहली चैप्टर, ठीक है। देखिए देकार्ते क्या कहते हैं, देकार्ते तो ये कहते हैं कि बालक जब जन्म लेता है तो कुछ विशेष विचार उसमें होते हैं, यानी कुछ विशेषताएं होती है बालक में।
कुछ विशेषताएं होती है जन्म के समय, या कुछ विशिष्ट विचार उसके मस्तिष्क में होते हैं। इसी बात का खंडन करते हुए लोग क्या कहते हैं कि भैया जन्म के समय तो वो तबुला रासा होता है, टेबुला रासा होता है, अर्थात वो कोरी स्लेट होता है, कोरा कागज। वो गीत भी सुना होगा, है ना, मेरा मन कोरा कागज, है ना। तो कोरा कागज होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। बालक जब धीरे धीरे समाज में, अपने परिवार में अनुभव करता है और उस अनुभव के आधार पर उस स्लेट पे लिखता है प्यार, धोखा, विश्वासघात, भ्रष्टाचार, चोरी, है ना, नकल, पेपर आउट होना। पहले किसको पता होता है? किसी को पता नहीं होता। जैसे जैसे अनुभव होता है वैसे वैसे बालक अपने विचार उस स्लेट के ऊपर लिखता जाता है। बाद में इस वाद विवाद द्वारा एक नए संप्रत्य का जन्म होता है, जिसे मूल प्रवृत्ति अर्थात मूल प्रवृत्ति की संज्ञा दी गई। यानी अब मनोवैज्ञानिकों में झगड़ा हो गया। किसी ने तो कहा कि जन्म के समय होता है, कुछ विशेषताएं होती है, किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा कि नहीं, कोरी स्लेट होती है। अब झगड़ा बढ़ गया तो फिर एक बीच का रास्ता निकला। क्या रास्ता निकला? कि मूल प्रवृत्तियां होती है जन्म के समय, और ऐसा समझा जाने लगा कि प्रत्येक व्यवहार की व्याख्या इस मूल प्रवृत्ति के रूप में ही हो सकती है। जैसे मूल प्रवृत्ति है भागना, है ना, भूख लगना, भागना। मूल प्रवृत्ति क्या है? भूख लगना, क्रोध आना मूल प्रवृत्ति है, भूख लगना, प्यास लगना मूल प्रवृत्तियां हैं। और इन्हीं मूल प्रवृत्तियों के कारण हम व्यवहार करते हैं। जैसे छोटा बच्चा है तो वो कब रोएगा? छोटा बच्चा है तो कब रोएगा? वो जब उसको भूख लगेगी तब वो रोएगा, और रोएगा, भूख लगेगी तब तो माँ उसको दूध पिलाएगी, और जब उसका पेट भर जाएगा अर्थात भूख शांत हो गई तो वो सो जाएगा। और फिर जब उसको टॉयलेट आएगा, सुसु आएगा, तो फिर वो जब अपने बेड पर सुसु कर देगा, बिस्तर गीला हो जाएगा तो उसको गीला लगेगा तो फिर रोएगा। वो जनरली बालक बहुत बार गीले में ही सोते रहते हैं, बट भूखा बालक कोई नहीं सोता है, क्योंकि भूख मूल प्रवृत्ति है। और अगर कुछ समय तक भोजन ना मिले, जैसे माँ काम पे लगी हुई है, कोई काम कर रही है घर में, और बच्चे को भोजन देने में लेट हो जा रही है, तो बच्चे को गुस्सा आने लगता है, और वो और जोर से चिंगारे लगा लगा के रोता है ना। तो गुस्सा आता है कब? जब आप, ये मूल प्रवृत्तियां हैं। रूसो क्या कहते हैं? रूसो जैसे दार्शनिक का कहना है कि मनुष्य जन्म से अच्छे स्वभाव का होता है, परंतु समाज के कटु अनुभव उसके स्वभाव को बुरा बना देते हैं। रूसो ने बहुत अच्छी बात की, वेरी गुड बात है। किसने कहा कि बच्चा जन्म के समय अच्छा होता है? यानी बच्चा जन्म के समय तो अच्छा होता है, बाद में वो बुरे अनुभव से बुरा बन जाता है। हालांकि जन्म के समय बालक ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। वास्तविकता तो यही है कि जन्म के समय बच्चा अच्छाई बुराई जानता ही नहीं है, क्योंकि जिन प्याजे कहते हैं कि जन्म के समय बालक में कोई भी नैतिकता नहीं होती है, तो अच्छे बुरे का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। अच्छे बुरे का तो फिर कोई अर्थ निकलता ही नहीं है कि कोई जन्म के समय अच्छा बालक है। जैसे कोई बालक है मोहन, वो अच्छा है, कोई सोहन है वो बुरा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो बालक के व्यवहार पर तय होता है बाद में। फिर भी क्या कहते हैं? रूसो कहते हैं कि मनुष्य जन्म के समय अच्छे स्वभाव का होता है, परंतु समाज के कटु अनुभव उसके स्वभाव को बुरा बना देते हैं। दूसरी तरफ जो है स्पेंसर क्या कहते हैं? आप क्या करना कि एक एक लाइन ऐसे लिख लेना, पूरा चैप्टर मत लिखना। आप जब पीडीएफ मिले आप इनकी परिभाषाएं, जैसे कि रूसो ने कहा कि मनुष्य जन्म के समय अच्छा और अनुभव से कटु अनुभव प्राप्त करता है, ऐसी लाइनें लिख लेना। स्पेंसर ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मनुष्य जन्म के समय स्वार्थता, आक्रमणशीलता आदि गुण मौजूद होते हैं जो समाज द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। स्पेंसर ने इस बात को उल्टा करके कहा कि नहीं, जन्म के समय ही बालक लालची होता है, वो स्वार्थी होता है, वो आक्रमणशील होता है। बच्चे को आप 100 का नोट दो, वो पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं। जबकि बात गलत है। बच्चे के समय, जन्म के समय आक्रमणशीलता नहीं होती है, ना ही स्वार्थता होती है।
जो समाज द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, फलतः व्यक्ति का स्वभाव असामाजिक से सामाजिक बनता है। यानी रूसो ने तो इस थ्योरी को उल्टा करके बताया है। देकार्ते ने क्या कहा, सॉरी स्पेंसर ने क्या कहा, रूसो ने तो यह कहा कि जन्म के समय सामाजिक और फिर बाद में असामाजिक हो जाता है, जबकि स्पेंसर ने इसको उल्टा करके बताया है कि जन्म के समय असामाजिक होता है। जन्म के समय बालक जो है वो बदमाश होता है, चोर होता है, क्योंकि असामाजिक तो यही होता है। जन्म के समय बालक लालची, स्वार्थी, क्रोधी, हमला करने वाला होता है, लेकिन समाज जो है, समाज वो उसको नियम सिखाता है, कानून सिखाता है, कायदे सिखाता है और उसको वापस क्या बनाता है, सामाजिक बनाता है। क्या बनाता है, सामाजिक बनाता है। ये थ्योरी ज्यादा अच्छी थ्योरी नहीं है, फिर भी हमें एक एक मनोविज्ञान की थ्योरी पढ़नी है। चलिए, ये रीट के लिए आप आरबीएससी पढ़े कि एनसीईआरटी पढ़े, ये मैंने लगभग वीडियो में आपको जवाब दिया है, रात को भी दिया था, तो हर सेशन में इस पे चर्चा करना अच्छी बात नहीं होगी। आप रात वाला सेशन देख लेना। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में दो प्रमुख क्षेत्रों में जो अध्ययन किया गया उसका आधुनिक मनोविज्ञान पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा। पहला क्षेत्र था दर्शन शास्त्र का और दूसरा था ब्रिटिश दार्शनिकों द्वारा किया गया था, जैसे जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल और इनके द्वारा, जिसमें लोग चेतना तथा उसके उत्पन्न विचारों का अध्ययन करते थे। और दूसरा क्षेत्र था भौतिक यानी फिजिक्स तथा जैविक विज्ञान, बायोलॉजी साइंस, जिसमें ज्ञानेंद्रियों अर्थात जो सेंस ऑर्गन है इनका अध्ययन किया जाता था। इस क्षेत्र में बेवर, फेकनर आदि ने जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया। वैज्ञानिक काल देखिए मनोविज्ञान का, साइंटिफिक पीरियड जो था वो 1879 से शुरू हुआ, जब विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला लंदन के लिपजिंग्स विश्वविद्यालय में जो है स्थापित की थी। तो मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल शुरू हुआ। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल कब से शुरू हुआ। मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल जो है वो कब से शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ 1879 से। ठीक है, और वुंट सचेतन अनुभव अर्थात चेतन अनुभव का अध्ययन में रुचि लेते थे और मन के अवयव अथवा निर्माण की इकाइयों का विश्लेषण करना चाहते थे। वुंट के समय में मनोविज्ञान अंतर्निरीक्षण यानी खुद का निरीक्षण खुद करने द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे, इसलिए इन्हें संरचनावादी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक संरचनावादी है, ये एक मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। तो विलियम वुंट और उनके शिष्य टीचेनर थे। अंतर्निरीक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें प्रयोज्यों से मनोवैज्ञानिक प्रयोग में कहा गया है कि वे अपनी मानसिक प्रक्रियाओं अथवा अनुभव का विस्तार से वर्णन करें। अब जो है वो मनोविज्ञान के अलग अलग स्कूल हैं, संरचनावाद, व्यवहारवाद, है ना। अलग अलग स्कूलों की चर्चा हम करेंगे। जैसे संरचनावाद हो गया, संरचनावाद की चर्चा करेंगे पहले, इसके बाद प्रकार्यवाद या कार्यवाद की चर्चा करेंगे, व्यवहारवाद की चर्चा करेंगे, गेस्टाल्टवाद की चर्चा करेंगे, मनोविश्लेषणवाद की चर्चा करेंगे, सिगमंड फ्राइड वाला, और फिर भारत में मनोविज्ञान के विकास की जो हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं संरचनावाद की। संरचनावाद के बारे में आप क्या जानते हो, बेसिक से बताओ आप, क्या होता है संरचनावाद। संरचनावाद में क्या किया गया कि जैसे मेरा अगर अध्ययन किया जा रहा है चेतना का, तो मुझसे ही पूछा जाएगा कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, कौन सी तुम्हारी फेवरेट है, कौन सा तुम्हारा फेवरेट नहीं है। इस प्रकार की चीजें इसमें पूछी जाती है। लेकिन ये सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे। कल संरचनावाद को पढ़ेंगे, पहला चैप्टर पूरा करेंगे और इसके वन लाइनर क्वेश्चन भी कल करेंगे। अभी आज शुरू किया है तो धीरे धीरे इस सेशन को हम 1 घंटे 2 घंटे का कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। कल हम फिर से जो है वो इसी सेशन को यहीं से शुरू करेंगे संरचनावाद से, और डेली
4:30 पर ये क्लास हम करने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर पर अब की बार मैं दृढ़ संकल्प करके आया हूं कि 4:30 पर हमें क्लास रोज करनी ही है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा, पसंद आया, और कल इसकी PDF प्लस 1 लाइनर क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। कल मिलेंगे, बट कल ये चैप्टर पूरा होगा तब। थैंक यू। मिलते हैं रात को 8:30 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,